Hello everyone, myself Manpreet and most welcome to your own channel Nursing Scoop. हम कर रहे हैं क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस के डिस्कशन एंड जो सब्जेक्ट चल रहा है डैट इज़ अ साइकेट्रिक नर्सिंग और आज हम करेंगे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी कि ईसीटी के क्वेश्चंस को डिस्कस। और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करा करो एंड चैनल की सपोर्ट के लिए वीडियोस को लाइक करा करो, शेयर करा करो एंड अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करा करो। इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। here is the first question. A nurse instructor is teaching about ECT, electroconvulsive therapy. Which student statement indicates that the learning has occurred? Means कि आपने ECT के regarding यहाँ पे true statement find out करनी है. So option A is ड्यूरिंग ए ECT स्टेट ऑफ यूफोरिया इज इंड्यूस्ड। यूफोरिया क्या होता है? इट्स अ सेंस ऑफ वेलबिंग और इसमें पेशेंट का मूड बहुत अच्छा होता है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज ECT इंड्यूसेस द ग्रैंडेमल सीजर्स। या दिस स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट। बेसिकली ECT क्या है? ECT इज द आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ द ग्रैंडेमल सीजर्स। ग्रैंडेमल सीजर्स क्या होती हैं? दीज आर द टाइप्स ऑफ द टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स। इनमें होता क्या है? ग्रैंडिमल एंड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स में एक तो होता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और सेकंड है कि बहुत ज़्यादा बॉडी के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं इन ग्रैंडिमल और टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स में। इनको हम आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड करते हैं बाय प्लेसिंग दी इलेक्ट्रोड्स ऑन अ पेशेंट हेड। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं इनटू द पेशेंट ब्रेन। दिस स्टेटमेंट इज वेरी एक्यूरेट। नेक्स्ट क्या है? ड्यूरिंग ए ECT द स्टेटमेंट ऑफ कैटाटोनिया इज इंड्यूस्ड। वेरी रॉन्ग। नेक्स्ट इज ECT इंड्यूस द पेप्टिटमल सीजर्स। दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग। ECT में कौन सी सीजर्स इंड्यूस करते हैं? ग्रैंडेमल और टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स। विद दिस मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Electroconvulsive therapy is an effective treatment for severe depression when which of the following conditions are present? Select all that apply. एक बात तो यहाँ पे पक्की हो गई कि ECT को हम कब रिकमेंड करते हैं? इन केस ऑफ द सीवियर डिप्रेशन। इसके साथ हम और कौन सी स्टेट्स में इसको दे सकते हैं वो आपने फाइंड आउट करना है। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। ऑप्शन क्या है? क्लाइंट ऑल्सो हैज़ अ डिमेंशिया। अगर सीवियर डिप्रेशन के साथ साथ डिमेंशिया है तो हम इन केस ऑफ डिमेंशिया ECT को रिकमेंड नहीं करते। बिकॉज क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं उसके साथ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होने के चांसेस रहते हैं और डिमेंशिया वाले पेशेंट में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, इसलिए ECT को ज़्यादा रिकमेंड नहीं करा जाता इन केस ऑफ डिमेंशिया। नेक्स्ट क्या है? क्लाइंट कांट टॉलरेट द ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। TCA क्या है? इट इज़ द एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी। जब पेशेंट कोई भी एंटी डिप्रेसेंट को टॉलरेट नहीं कर पाता, मीन्स कि उसके साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट बहुत सीवियर आ रहे हैं, देन हमें शिफ्ट करना पड़ता है ECT पे। क्योंकि अगर पेशेंट TCA को टॉलरेट नहीं कर पा रहा तो अगर आप उसको किसी दूसरे एंटी डिप्रेसेंट पे डालोगे तो डैट विल टेक द मिनिमम 2 to 3 वीक्स टू शो द इफेक्ट। ठीक है, बिकॉज एंटी डिप्रेसेंट इमीडिएटली अपना इफेक्ट कभी भी नहीं दिखाता, 2 to 4 वीक्स मिनिमम उसको चाहिए होते हैं। Meanwhile in that time we generally indicate for the ECT. This statement is correct. Next is client lives in a long term care facility. ये तो पेशेंट कहाँ पे रह रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता, कहीं पे भी हो, अगर डिप्रेशन बहुत सीवियर है एंड उसमें डिल्यूजन्स आ रहे हैं, सुसाइडल आइडियाज़ हैं तो हम रिकमेंड कर देते हैं। वो कहाँ रह रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता ये। नेक्स्ट इज क्लाइंट इज अंडरगोइंग अ स्ट्रेसफुल लाइफ चेंज। मीन्स के एक सीवियर और इंटेंस स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गई। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपको बहुत सीवियर स्ट्रेस आया तो ECT के लिए इंडिकेट कर दिया। ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट इज क्लाइंट इज हैविंग एक्यूट सुसाइडल थॉट्स। यस, बहुत बार मैंने पहले भी ये बात बताई है कि अगर डिप्रेशन के साथ सुसाइडल आइडियाज आ रहे हैं देन ECT इज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें फिर करेक्ट ऑप्शंस कौन से हो गए? ऑप्शन B हो गया एंड देन ऑप्शन E हो गया। ठीक है, अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। इसके साथ ही हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीक्वेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इन ECT इज। ठीक है, ECT में हम कुछ ड्रग्स देते हैं। ठीक है, वो उनकी सीक्वेंस क्या है वो आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ पे एक आपके लिए क्वेश्चन है कि ECT 2 टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट ECT, एक होती है मॉडिफाइड ECT। कौन सी ECT में हम मेडिकेशंस देते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, डायरेक्ट और मॉडिफाइड। ठीक है, हम मेडिकेशंस तो दे रहे हैं, इनकी सीक्वेंस क्या होगी वो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है।
सो ऑप्शन ए क्या है, एट्रोपिन। यस, सो एट्रोपिन हम सबसे पहले देते हैं ईसीटी को स्टार्ट करने से 30 मिनट पहले, मीन्स कि आधा घंटा पहले हम एट्रोपिन देते हैं। सो एट्रोपिन क्या है, इट इज़ अ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। क्यों देते हैं, सो डैट टू डिक्रीज द ऑरल कैविटी सेक्रीशंस, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द थायोपेंटन सोडियम। yes, so the next drug given in ECT is the thiopenton sodium and it is given as a anesthetic agent. So next is the succinylcholine. Yes, the third number drug which is given in ECT is the succinylcholine. So succinylcholine को हम क्यों देते हैं, it acts as a मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। सो मस्कुलर रिलैक्सेशन के लिए हम रिकमेंड करते हैं सक्सिनाइलकोलिन, और यही इसका करेक्ट सीक्वेंस है, एट्रोपिन, थायोपेंटन एंड देन सक्सिनाइलकोलिन। सो दूसरे ऑप्शंस को देखने की जरूरत ही नहीं है, वो सारे इनकरेक्ट हैं। सो इसका जो राइट ऑप्शन हो गया डेट इज ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इज एडमिनिस्टर्ड टू द क्लाइंट इन ECT, ठीक है। सो अभी जो हमने देखा सक्सिनाइलकोलिन विच इज अ मस्कुलर रिलैक्सेंट, इट इज द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, ठीक है। सो हम यहाँ पे दे रहे हैं सक्सिनाइलकोलिन एज अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। सो द नर्स शुड केयरफुली ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस और सीजर्स। सो देखो जो सक्सिनाइलकोलिन है विच एक्ट्स एज अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, मीन्स कि ये नर्व ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देता है, और जब नर्व ट्रांसमिशन ब्लॉक होगी तो जो आगे मसल होगा वो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। सो समटाइम्स होता क्या है, मसल रिलैक्सेशन इतनी प्रोफाउंड हो जाती है दैट कैन लीड टू द रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, ठीक है। एक्चुअली ये डिप्रेशन करता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेट इज ऑप्शन ए। सो अदर ऑप्शंस आर इररेलेवेंट। सो इसके साथ ही हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ यूनिलेटरल ईसीटी आर। सो देखो ईसीटी में हम इलेक्ट्रोड्स अगर बोथ साइड ऑफ ब्रेन अप्लाई करते हैं देन दैट इज बाइलेटरल, अगर हम एक ही साइड पे अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोड देन दैट इज द यूनिलेटरल। अभी यहाँ पे पूछा है एडवांटेजेस क्या है यूनिलेटरल ईसीटी के। सो ऑप्शंस आर मोर इफेक्टिव देन बाइलेटरल ईसीटी। सो जो बाइलेटरल ईसीटी होती है डेट इज मोर इफेक्टिव देन द यूनिलेटरल बिकॉज इसमें करंट ज़्यादा पास होता है। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है, गलत है ये। सो नेक्स्ट इज मोर यूजफुल इन मेजर डिप्रेशन विद सुसाइडल आइडियाज। सो अभी मैंने बताया कि जो बाइलेटरल ईसीटी है डेट इज मोर इफेक्टिव, सो ये ऑप्शन भी फिर गलत हो गया। सो नेक्स्ट इज लेस नंबर ऑफ ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड। सो जैसा कि हमने पढ़ा जो यूनिलेटरल ईसीटी होती है वो लेस इफेक्टिव होती है। सो अगर वो लेस इफेक्टिव होगी तो उसके जो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट होंगे वो ज़्यादा होंगे। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सो लास्ट ऑप्शन डी क्या है, देयर आर द लेस चांसेस ऑफ कन्फ्यूजन एंड अमनेजिया। सो ऑब्वियसली अगर यूनिलेटरल ईसीटी के इफेक्ट कम होंगे, वो इफेक्टिव कम होगी तो उसके साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे। सो दिस ऑप्शन इज वेरी करेक्ट, यूनिलेटरल ईसीटी के साइड इफेक्ट्स लाइक कन्फ्यूजन, अमनेजिया भी कम होंगे। सो इसके साथ ही हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड प्रेपरेशन फॉर ईसीटी प्रोसीजर। कौन सी प्रेपरेशन सही नहीं है। सो ऑप्शन ए इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट इन राइटिंग। यस, you have to take the informed consent from a patient or from a patient family. So this option is very correct. So next is cleaning the oil from head. So this option is again correct because आपको जो इलेक्ट्रोड प्लेस करने हैं वो पेशेंट के हेड पे करने हैं और अच्छे से पहले उसमें ऑयल निकलना चाहिए हेड से, ठीक है, सो डैट जो इलेक्ट्रिक करंट हम पास करवा रहे हैं वो उसकी एफिकेसी मैक्सिमम हो सके। सो नेक्स्ट इज प्री मेडिकेशन विद एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। सो अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि जो एट्रोपिन है जो कि हम 30 मिनट्स पहले ईसीटी को स्टार्ट करने से पहले देते हैं डेट इज अ एंटीकोलिनर्जिक एजेंट, ठीक है। सो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन डी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी कन्वेलेसेंट 30 मिनट्स बिफोर द प्रोसीजर। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देखो अगर आप एंटी कन्वेलेसेंट पहले दे दोगे तो फिर ट्रीटमेंट कहाँ से होगा, बिकॉज व्हाट इज ईसीटी, ईसीटी इज अ आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ द सीजर्स, ग्रैंड mal सीजर्स। सो अगर एंटी कन्वेलेसेंट दे दिया तो सीजर्स तो फिर होंगे नहीं, सो ईसीटी का कोई फायदा ही नहीं होगा देने का। सो यहाँ पे फिर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी, बिकॉज इस क्वेश्चन में यही पूछा था आपसे कि आपने इनमें से कौन सी चीज नहीं करनी है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड क्लाइंट साइन द कंसेंट फॉर ईसीटी, ठीक है उसने कंसेंट दे दिया बट कंटिन्यू टू एक्सप्रेस द एंजाइटी, बट पेशेंट में अभी एंजाइटी है अबाउट द प्रोसीजर. सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ नर्स टू एम्फसाइज व्हेन डिस्कसिंग द ईसीटी विद द क्लाइंट. सो नर्स ने कौन सी चीज़ पे ज़्यादा एम्फसाइज करना है उसकी एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए. सो ऑप्शन ए इज प्रोसीजर विल कॉज अ हेडेक. सो हेडेक होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट ऐसा नहीं कि उस पेशेंट में होगी. सो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोसीजर विल कॉज. सो अगर यहाँ पे होता प्रोसीजर मे कॉज अ हेडेक देन थोड़ा सा ठीक होता, बट फिर भी आंसर ये स्टेटमेंट नहीं हो सकती थी बिकॉज आपसे ये पूछा है कि क्लाइंट की एंजाइटी को रिड्यूस करना है. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. सो नेक्स्ट ऑप्शन इज द प्रोसीजर विल मेक यू फील बेटर. सो देखो प्रोसीजर हम करते हैं, ईसीटी करते हैं परफॉर्म, तो उसमें इंटेंशन तो यही होती है कि पेशेंट बेटर फील करे, बट कोई शॉर्ट तो नहीं है ना कि पेशेंट फील बेटर करेगा ही करेगा. सो आपको ऐसे फॉल्स रीअश्योरेंस नहीं देनी है पेशेंट को बिकॉज इट इज़ नॉट अ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक. फॉल्स रीअश्योरेंस, ठीक है. सो नेक्स्ट इज यू विल नॉट लेफ्ट अलोन ड्यूरिंग अ प्रोसीजर. यस, अगर आप ऐसा पेशेंट को बोलोगे और ऐसा आपको करना भी है, ठीक है, यू हैव टू बी विद द पेशेंट ड्यूरिंग और आफ्टर द ईसीटी प्रोसीजर. बिकॉज क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसीजर तो आपको रहना ही रहना है वहाँ पे. आफ्टर द प्रोसीजर भी आपको पेशेंट को ऑब्जर्व करना होता है बिकॉज आफ्टर ईसीटी कन्फ्यूजन, हेडेक एंड अदर बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट में होने के चांसेस होते हैं. सो अगर आप पेशेंट को बोलोगे कि आप अकेले नहीं होंगे ड्यूरिंग प्रोसीजर और आफ्टर द प्रोसीजर देन पेशेंट विल फील बेटर, ठीक है, और उसकी एंजाइटी थोड़ी कम होगी. सो दिस स्टेटमेंट इज appropriate. So next option is you will have a period of amnesia after the procedure. So जैसे headache का कोई शॉर्ट नहीं कि होगी ऐसे ही amnesia होगा या नहीं होगा ये कोई शॉर्ट नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है. सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Immediately after the electroconvulsive therapy, in which position nurse should place the patient? ठीक है. सो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बाद आपने कौन सी पोजीशन देनी है पेशेंट को. सो ऑप्शंस आर ऑन हिज और हर साइड टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन. सो दूसरे ऑप्शंस को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है. आफ्टर द ईसीटी द मेन प्रायोरिटी is to place the patient in a sideline position so that to prevent the aspiration. Here option A is correct. So other options are irrelevant. So next question देखते हैं. So next question है, what treatment should nurse anticipate will be ordered for a client with severe, persistent, intractable depression and suicidal ideation. सो पेशेंट को सीवियर डिप्रेशन है, ठीक है, एंड उसको सुसाइडल आइडियाज आ रहे हैं. सो द अफेक्टिव ट्रीटमेंट इनमें से कौन सा होगा. सो मैंने पहले आपको बता ही दिया कि अगर सीवियर डिप्रेशन होगा एंड सुसाइडल आइडियाज होंगे तो हम कौन सा ट्रीटमेंट प्रेफर करते हैं, ईसीटी, ठीक है. सो दूसरे ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों हैं वो हम देख लेते हैं. शॉर्ट टर्म साइको एनालिसिस. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेशेंट सीवियर डिप्रेशन का होगा साइको एनालिसिस में उतना वो वेंटिलेट नहीं कर पाएगा. सो नेक्स्ट इज नॉन डायरेक्टिव साइकोथेरेपी. सो आपको साइकोथेरेपी अगर करनी है तो कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसमें पेशेंट को डायरेक्शन मिल सके. सो आप उसको कुछ न्यू डायरेक्शन दो, लाइक आप उसको सिखाओ, आप उसको टीच करो न्यू कोपिंग स्किल्स और न्यू मेथड्स ऑफ कोपिंग, ठीक है. स्पोर्टिव थेरेपी के बारे में उसको बताओ. सो नॉन डायरेक्टिव साइकोथेरेपी तो काम नहीं करेगी. सो लास्ट इज द हाई डोजेज ऑफ एंजियोलिटिक ड्रग्स. सो अगर आप एंटी एंजाइटी ड्रग्स को ज़्यादा डोज में दोगे तो भी वो इफेक्टिव नहीं होंगे इन केस ऑफ सिवियर डिप्रेशन विद सुसाइडल आइडियाज. सो यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, ईसीटी. So moving towards the last question of today's video. So the nurse should instruct the client that of the following which would be expected clinical manifestation for up to 2 months following the electroconvulsive therapy treatment. So ECT होने के बाद 2 महीने तक कौन सा इनमें से साइड इफेक्ट हो सकता है. डिजीनेस, हार्टबर्न, नोजिया, वॉमिटिंग एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस. सो देखो इनमें से सारे के सारे ये साइड इफेक्ट हैं जो कि मेनली देखने में मिलते हैं आफ्टर दी ट्रीटमेंट ऑफ ईसीटी. बट मोस्ट ऑफ द साइड इफेक्ट्स लाइक डिजीनेस हो गया, हार्टबर्न हो गया, देन नोजिया, वॉमिटिंग हो गया, ये अपने आप डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है. बट शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस एक ऐसा इफेक्ट है जो बहुत सारे पेशेंट्स में एटलीस्ट 2 मंथ्स तक तो देखने में मिलता है. सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो गया डैट इज ऑप्शन डी.
सो इसके साथ ही हमने ईसीटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो आज हमने डिस्कस करे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यहाँ यूट्यूब पे लाइक का बटन प्रेस करके जाना और अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करना। और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करा करो। सो मैं कल मिलूंगी अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।